हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आज एक और नया टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुल आवेशों के मध्य बल और अध्यारोपण का सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें पता करना होगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, अध्यारोपण के सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम पढ़ चुके हैं कि यदि दो बिंदु आवेश हों और उनके मध्य बल ज्ञात करना हो तो कूलाम के नियम का प्रयोग करते हैं। बट अगर दो से अधिक बिंदु आवेश हो जाए ऐसे ये, तब उस कंडीशन में इन पर लगने वाला बल कितना होगा, तो उसे बताने के लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है, फिर इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। एक आवेश Q1 है, Q0, Q2, Q3, ये चार आवेश हैं। इन चार आवेश के कारण कितना बल आरोपित होगा वो ज्ञात करेंगे हम अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा। कैसे? इसके लिए हमें किसी भी एक पर्टिकुलर आवेश को, किसी भी एक विशेष आवेश को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, ये कोई भी हो, इस पर अन्य आवेशित कणों के द्वारा लगाए गए बल की गणना करनी होती है। मान के चलो इस आवेश पर Q1 आवेश एक बल लगा रहा है और उसका मान है F1। इसी आवेश पर Q2 आवेश एक बल लगा रहा है F2 और इस आवेश पर F3 भी एक बल लगा रहा है, इसका मान हो गया F3। अब इस आवेश पर इन तीन आवेशित कणों ने बल लगाया, बट ये बल कितना हुआ, ये नेट बल कितना हुआ, यानी परिणामी बल कितना हुआ, नेट बल या फिर परिणामी बल कितना हुआ, उसे ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि परिणामी बल इन आवेशित कणों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी F1 का सदिश, F2 सदिश प्लस F3 सदिश, इनका जो योगफल है वो निकल कर के आएगा नेट परिणामी बल इस आवेशित कण पर लगाया गया। यही हमारी डेफिनेशन है। शायद अब अगर ये समझ गए तो अध्यारोपण के सिद्धांत की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। क्या? कि दो से अधिक स्थिर बिंदु आवेश, दो से अधिक स्थिर बिंदु आवेशों के कारण किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, यानी इनके द्वारा इस पर लगने वाला परिणामी बल, इस पर लगने वाला परिणामी बल उन आवेशों के द्वारा, किनके द्वारा, इनके द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के, ये लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात परिणामी बल इनके द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये था हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। बट अब इसे हम गणितीय रूप में कैसे करते हैं वो सीखेंगे। गणितीय रूप में हम अध्यारोपण के सिद्धांत को किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, इसके लिए प्यारे बच्चों हमें कार्तीय तल अर्थात x अक्ष, y अक्ष यहां पर लेने होंगे। देखिए, चित्र थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और एक बिंदु आवेश यहां पर Q1 रखा हुआ है, एक बिंदु आवेश यहां पर Q0 रखा हुआ है, एक बिंदु आवेश यहां पर Q2 रखा हुआ है। इस प्रकार से आवेश रखे हुए हैं। अब देखिएगा, अब अगर हम इनके स्थिति सदिश लें, स्थिति सदिश एक ऐसा सदिश जो इनकी दिशा को बताए और इनकी स्थिति को बताए कि कहां पर स्थित है और किस दिशा में है। मान के चलो ये मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश ले रहे हैं, तो मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश होगा बेटे इस आवेश का, वो कुछ इस प्रकार से होगा। मूल बिंदु के सापेक्ष इस आवेशित कण का जो स्थिति सदिश होगा
वो कुछ इस प्रकार से होगा। मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश इस कण का कुछ इस प्रकार से होगा। अब ध्यान से समझना, इस स्थिति सदिश अर्थात इसकी जो दूरी है और दिशा है वो r1 वेक्टर, r0 वेक्टर, r2 वेक्टर। इसी प्रकार ये हमने 3 बिंदु आवेश लिए, 3 से ज्यादा, 4, 5, 6 कितने भी ले सकते हैं। मान के चलो एक स्थिति सदिश हमने, एक बिंदु आवेश हमने Qn तक ले लिया, तो इसका जो स्थिति सदिश होगा बेटा वो कुछ इस प्रकार से होगा, Rn वेक्टर। डायग्राम आपका क्लियर हो गया होगा। प्यारे बच्चों, मान के चलो इस बिंदु आवेश पर हमें परिणामी बल ज्ञात करना है। किसके कारण? इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण और इस आवेश के कारण। तो क्या करेंगे हम, देखिए ये आवेश इस पर एक बल लगाएगा, अगर इनकी प्रकृति एक समान है तो इनके मध्य लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो ये आवेश इस पर लगाएगा बल और उस बल की दिशा होगी कुछ इस प्रकार से। इसे हम लिख देंगे F। किस पर लगा है? Q0 पर, F0 किसके कारण? 1 के कारण। तो इतना बल होगा और उसकी डायरेक्शन ये होगी यहां पर। अब देखिएगा Q2, इस Q2 के कारण इस पर लगाए गए बल की दिशा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? और F0 और 2। इसी प्रकार Qn के कारण Qn Q0 पर बल लगाएगा और उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होगी और ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया। ये आपका डायग्राम आपके सामने है, जिससे आपको बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण के सिद्धांत का गणितीय रूप सिद्ध करना है। देखिए, इसे करने के लिए हम अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले Q1 आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखो Q1 के कारण Q0 पर बल लग रहा है, तो कितना लग रहा है? ये है F01 वेक्टर और उसका मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कूलाम के नियम को प्रयोग में लाओ, दो आवेश हैं ये Q1 और Q0, तो Q1 Q0 आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करें? बेटे, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को बताएगा स्थिति सदिश, अर्थात इस आवेश से ये आवेश किस दिशा में और कितनी स्थिति पर है, यानी कितनी दूरी पर है। तो स्थिति सदिश आपको इस आवेश का लेना है। किसके सापेक्ष? इसके सापेक्ष। कल के कंप्लीट लेक्चर में देखेगा कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण मैंने स्थिति सदिश को बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो हम इसका स्थिति सदिश बनाने के लिए इसके सापेक्ष यहां से शुरू करेंगे और यहां तक एरो का निशान लगा देंगे ऐसे, और मान हो जाएगा फिर इसका स्थिति सदिश का R10 वेक्टर। तो इसका स्थिति सदिश हो जाएगा R10 वेक्टर और इनके बीच की दूरी का वर्ग, यानी इनके बीच की दूरी इतनी है और फिर उसका वर्ग। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो बल पे क्या लगा हुआ है? वेक्टर। वेक्टर मींस सदिश निरूपण, और सदिश जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। अब ये तो परिमाण है, अब इसकी दिशा का कैसे बताए? कल के लेक्चर में देखना, दिशा बताने वाला केवल एक ही वेक्टर आया है, उसे कहते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश। अब एकांक सदिश का कैसे पता लगाए? बेटे, अगर हमें एकांक सदिश का पता लगाना है तो हमें देखना होगा ये जो बल है, इस पर जो लगने वाला बल है, इसके कारण उसकी दिशा किधर है? देखो, इसकी दिशा ऐसे है, ये है ना। तो इस दिशा में
स्थिति सदिश कौन सा है? देखो इस दिशा में स्थिति सदिश ये है, लगने वाले बल की दिशा में स्थिति सदिश ये है और उसका मान ये है। तो अब इसका एकांक सदिश हो जाएगा r1 कैप, यानी r1 कैप जो है ये जो एकांक सदिश होगा ये इस लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, r1 कैप। देखिए Q1 ने Q0 पर बल लगाया, उसकी दिशा इस डायरेक्शन में है। अब इस बल की दिशा में जो स्थिति सदिश है उसकी दिशा चेक करेंगे, उसकी यह स्थिति सदिश, इसकी दिशा इस डायरेक्शन में है और इस स्थिति सदिश का मान यह है। तो इसका जो एकांक वेक्टर होगा ये इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे अब Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल। देखो Q2 आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, इसका मान कितना हो जाएगा बेटा? देखो ध्यान से, F नॉट इस पर लग रहा है, किसके कारण? Q के कारण, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन, देखो दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के परिमाण का गुणनफल बट इनके बीच की दूरी, Q2 और Q0 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम स्थिति सदिश प्रयोग में लाएंगे। स्थिति सदिश ये रहा, Q2 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष कितना हो जाएगा? r2 अगर स्थिति सदिश नहीं समझ में आ रहा तो कल के लेक्चर में आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए अब इसकी जो दिशा बताएगा, इस बल की जो दिशा बताएगा वो एकांक वेक्टर बताएगा और एकांक वेक्टर इस बल की दिशा ये है और स्थिति सदिश ये है। तो इसका जो स्थिति सदिश का एकांक वेक्टर होगा ये हो जाएगा r20 कैप। आशा करता हूं कि यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। जस्ट इसके एकदम बाद अब ये Qn जो आवेश है ये भी बल लगा रहा है, किस पर? Q0 पर। तो देखिए Qn के कारण Q0 पर लगने वाला बल, इसका मान कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा F नॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn। अब इनके बीच की दूरी, इस आवेश ने इस आवेश पर जो बल लगाया उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है और इसकी दिशा में स्थिति सदिश ये है, कितना हो जाएगा? r0 कैप और इसका स्क्वायर। अब ये परिमाण हो गया। दिशा कौन बताएगा? दिशा बताएगा एकांक सदिश। एकांक सदिश की दिशा क्या होती है? जो स्थिति सदिश की दिशा होती है। स्थिति सदिश की दिशा ये है क्या? rn0। तो इसकी दिशा में एकांक वेक्टर हो जाएगा rn0 कैप। तो प्यारे बच्चों इस आवेश के कारण बल, इस आवेश के कारण बल और इस आवेश के कारण बल हमने ज्ञात कर लिया है अलग अलग, लेकिन अध्यारोपण के सिद्धांत आपने पढ़ा था। देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत में इस आवेश पर लगने वाला परिणामी जो बल होगा, इस पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो इन सब बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से देखना। अध्यारोपण के सिद्धांत से इस पर जो लगने वाला नेट बल है F नॉट, इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा बेटे F देखो
इस आवेश के कारण लगने वाला बल प्लस इस आवेश के लगने वाला बल प्लस इस आवेश के द्वारा इस पर लगाया गया बल F 0 n। अब ये हमने क्योंकि यहाँ पे 1 2 आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो और कहाँ तक n तक ले सकते हो। बस अब इसका मान रख देंगे। देखिए कैसे, F नॉट वेक्टर बराबर, इसे मिटा रहा हूं। देखिए इसका मान रख देंगे F नॉट वेक्टर बराबर, देखिए F नॉट 1 वेक्टर, इसका कुछ मान इस प्रकार से आया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट अपॉन R1 वेक्टर का स्क्वायर और R1 वेक्टर का कैप। कुछ इस प्रकार से इसका मान आया होगा, आप चेक करना, जो हमने यहां से मिटा चुके हैं। प्लस इसके बाद ये वैल्यू रखेंगे। देखिए कैसे, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R2 नॉट वेक्टर का स्क्वायर और R2 नॉट कैप। देखिए ये वैल्यू, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। अब ये वैल्यू अभी ज्ञात की थी हमने यहाँ पर, तो इसका भी मान रख देंगे अनंत लगा के रखेंगे, इन्फिनिटी लगा के रख देंगे। इसका मान कितना आया था बेटे, इसका मान ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा। ये मान आया था बेटा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn नॉट स्क्वायर और Rn नॉट कैप। ये वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी, बस कुछ नहीं किया आपने, इस सूत्र में रख दिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल रूम में से सॉल्व करने का तरीका सीखिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। बहुल आवेशों के मध्य आवेश परिणामी आवेश निकल जाएगा अध्यारोपण के सिद्धांत से। देखिए कैसे हल करेंगे इसे गणितीय रूप में। क्या बच्चों, देखिए F नॉट वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, यहां से लेकर के यहां तक कुछ कॉमन है, और कॉमन कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कुछ और भी कॉमन है। देखिए सब जगह Q नॉट तो हमने बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट में जो बचेगा ये वैल्यू बचेगी, देखिए क्या Q1 अपॉन R1 वेक्टर स्क्वायर R1 नॉट कैप प्लस Q2 R2 वेक्टर स्क्वायर R2 नॉट कैप अनंत। कहां तक, ये तो कॉमन हो गया Qn अपॉन Rn नॉट वेक्टर का स्क्वायर और Rn नॉट कैप। कुछ इस प्रकार से हमारी ये वैल्यू निकल करके सामने आ रही है जब हमने इसे गणितीय रूप में सॉल्व किया है। अब ध्यान से देखना बेटा, F नॉट वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q। यहाँ पे ध्यान से देखना, इन सब को जोड़ने के लिए, इन सब का योगफल करने के लिए आपको गणित के टर्म का यूज करना होगा। इसे कहता है बेटे समेशन। ये योगफल को प्रदर्शित करता है गणित में, इसे कहता है समेशन। समेशन में ये होता है, तो यहां पर हम समेशन लगाएंगे। अब समेशन तो लगा दिया, समेशन में क्या होता है बेटे, समेशन में होता है लूप। अभी बताता हूँ, लूप यहां पर होते हैं, और ये जो लूप है ये आपके ही अकॉर्डिंग काम करते हैं। कैसे, किस प्रकार से आपके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर देखना Q में 1 है, Q के बाद 2 है, 1 2 3 4 5 6। यानी अगर तुम आवेश 1 2 3 4 5 6 लेते तो इस प्रकार से वैल्यू आती, जैसे यहाँ पे 1 फिर 2 इसके बाद 3 फिर 4 और कहाँ तक अनंत n तक जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक
ऐड होते जा रही है संख्या, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस प्रकार से ऐड हो रही है। तो हम यहाँ पे जो पहला लूप होता है ना आई, उसे हम मान लेंगे किसके बराबर, 1 के बराबर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो आई है ना लूप 1 2 3 एक संख्या कहाँ तक जा रही है, n तक, तो वो लिख देते हैं यहाँ पर n। इसके बाद क्या होता है, अब ध्यान से देखना q, हमने 1 किसकी जगह लिखा है, i की जगह, तो यहाँ पर ये i लिख देंगे अपॉन, यहाँ पे ध्यान से देखना r, इसमें भी ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 और n इस तरीके से, और ये जो 0 है ये तो कॉमन आ रहा है सब जगह, तो हम ऐसे लिख देंगे आर आई, क्योंकि 1 किसकी जगह है, आई की जगह, ये नॉट वेक्टर और इस पे स्क्वायर। अब इसमें भी ध्यान से देखना एकांक सदिश में, एकांक सदिश में भी यही हो रहा है 1 फिर 2 फिर आएगा 3 फिर 4 कहां तक, n तक, तो आर आई नॉट, ये तो सब जगह है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, क्या ये हमारा एक समय इन सब का योगफल बना है। आप कहोगे सर जी हमारे तो समझ नहीं आया योगफल कैसे हुआ है। प्यारे बच्चों इस प्रकार से हुआ है, देखिए जब आप i की वैल्यू 1 रखोगे ना तो आपकी वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगी। जब आप i बराबर 2 रखोगे ना इस समेशन में, जहां पर भी i है उसकी जगह 2 रख दो तो आपको एग्जैक्ट ये वैल्यू प्राप्त होगी। आप जहां पे भी i है ना उस जगह n रख दो तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू ये प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो लूप लिया हमने वो बिल्कुल एक्यूरेट सही है, इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। और ये जो है ये चिन्ह ये तो योगफल को ही बताता है, अर्थात इन सब का योगफल भी इसी के अंतर्गत आ गया है। तो प्यारे बच्चों ये सब जो है यही कहलाता है बहुल आवेशों के मध्य बल और अध्यारोपण का सिद्धांत। अर्थात बहुत अधिक आवेश यानी 2 से अधिक आवेशों के कारण किसी भी एक बिंदु आवेश पर लगाए गए परिणामी बल का जो मान है वो ये होता है। इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में सीखा बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल। आशा करता हूं कि टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू बना के रखोगे और फिजिक्स स्टेप बाय स्टेप सीखने का ही प्रयास करोगे। हर स्टेप के बाद दूसरा स्टेप फिजिक्स में जो जुड़ता है उसी के अकॉर्डिंग आप फिजिक्स में अध्ययन करोगे। धन्यवाद आप सबका।